हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारा 10 क्वेश्चंस का सीरीज फॉर इंडियन एंड हरियाणा इकोनॉमी और एचसीएस प्रीलिम्स। आज के जो हमारे सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सवाल इस तरीके से रहेंगे कि आपको लगेगा कि सर इकोनॉमी नहीं इकोनॉमिक गवर्नेंस पूछी जा रही थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके के सवाल हैं। ड्यूरिंग विच डेकेड डिड द पॉपुलेशन रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडिया? कौन से डेकेड? एक डेकेड होता है 10 साल का टाइम, तो एक ऐसे 10 साल का टाइम पीरियड बताओ जब आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गया था, पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई थी। तो ऐसा हुआ था, एक ही बार ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है 1911 से 1921 के टाइम पीरियड में। तो इस 10 साल में आपको आपका पॉपुलेशन घटता हुआ दिखा था और उसके बाद ये वाले टाइम पीरियड से फिर एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसे हमने फिर नाम दे दिया था पॉपुलेशन डिवाइड का। ठीक है, ए लार्ज गैप या पॉपुलेशन गैप, किसी भी चीज़ का नाम दे सकते हो। बट अभी के लिए हम ये कहेंगे कि पॉपुलेशन जहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला तो वो आंसर इज बी, 1911 से 1901 में। ठीक है, और इस 10 साल में लगभग आपके पास 3 से 4% ग्रोथ में पॉपुलेशन में कमी आई थी, मतलब डेथ रेट बढ़े थे। वो ऑब्वियसली 1919 में जो हमारे पास स्पेनिश फ्लू देखने को मिला था उसके कारण डेथ टोल ज़्यादा हुआ था। दूसरा सवाल, कौन सा केंद्रीय सरकारी एजेंसी खनिजों या का मानचित्रण और व्यय अन्वेषण करने के लिए जिम्मेवार है? ठीक है, तो वो उनके लिए मैपिंग करता है और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मिनरल्स कैसे एक्सप्लोर किए जाएंगे। ठीक है, तो जब भी एक्सप्लोरेशन की बात होगी कि कुछ एक्सप्लोर हो रहे हैं मिनरल्स, तो वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे की बात आएगी। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या इंग्लिश में कहेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है एजेंसी एक्सप्लोरेशन के लिए। सो द आंसर इज ए हियर। आफ्टर दैट सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, द आंसर इज ए हियर। 1988 में सेबी एक संस्था के रूप में बन के तैयार होता है। तब ये ना ही रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा था और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी था। 1992 में सेबी का एक्ट आता है, तब आपके पास ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है। तो आंसर इज ए। अगर मैं आपको इसका वो बताऊं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स में से सवाल लिए गए हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ पढ़ते हो, या फिर आप इसको सिंपली सेंसस के डाटा के साथ पढ़ते हो। तो ये आई गेस 2011 का सवाल होगा एचसीएस का। तो उस टाइम पीरियड में, उस ईयर में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ गया। फिर इसके बाद ये आपका, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि सर इकोनॉमिक गवर्नेंस जैसा कुछ लग रहा है, तो कौन सी एजेंसी क्या संभालती है ऐसा सवाल आया। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगेन इकोनॉमिक गवर्नेंस बोल सकते हैं कि बॉडी का क्या स्टेटस है वो पूछा गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस है सेबी का। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी लिस्ट में है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, हमारे पास सेंट्रल लेवल प्लानिंग भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की प्लानिंग भी करते हैं अपने स्कीम्स को या एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सो द आंसर इज ए हियर। 3 लिस्ट ये बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें बताते हैं कि यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में वो प्रोविजंस, वो पॉइंट्स आएंगे जिन पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जो पावर्स हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास रहेंगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके अपनी सेपरेटली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, मिलके भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। जैसे आपको नीति आयोग सुना हो आपने, नीति आयोग अब रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए। तो नीति आयोग में 1/3 वोटिंग पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 2/3 वोटिंग पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास और यूटीज के साथ मिलाकर। तो ये क्या शो करता है कि दोनों मिलके प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। क्लियर? इसके बाद लाहिरी आयोग किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे लाहिरी कमीशन वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल सिकनेस के साथ ये रिलेटेड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ एडिबल ऑयल्स, ये आज का आंसर आएगा। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहेंगे, खाद्य तेलों के मूल्य संरचना, सी इसका आंसर आएगा। लाहिरी आयोग आया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका सवाल है जो बताता है कि आप कैसे ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। नेशनल ऑयल सीड मिशन आया था जिसमें हमने ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, तो इसलिए ये सवाल पूछा गया। जैसे मैंने आपको कहा कि सर गवर्नेंस जैसे ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं इस बार, तो आपको ज़्यादा कौन सी कमीशन आया या कौन सा एजेंसी है, क्या स्टेटस है, ऐसे सवाल ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ है, इनकम पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी भी आ सकता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी आपको ना सवाल में मिलता तो क्रेडिट पॉलिसी सी आपका आंसर आ गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल आया, या मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक भी आप बोल सकते हो, या आरबीआई की वर्किंग भी बोल सकते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहता है कि अगर आपको मतलब गवर्नमेंट को हम रेफर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अगर चाहिए फाइनेंसेस और गवर्नमेंट के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए जनता से बोरोइंग्स कर सकते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आरबीआई को बोलेंगे कि ट्रेजरी बिल या फिर बॉन्ड्स बेचकर मार्केट में से पैसा उठा लो। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स सेल करता है या परचेज करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट द मार्केट इज ओपन, द फाइनेंशियल मार्केट्स आर ओपन एंड आरबीआई एंड इंडिविजुअल्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर परफॉर्मिंग देयर ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसका नाम आता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका उपयोग आय के वितरण की माप के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग कर्व्स, ठीक है, अलग अलग कर्व के सवाल आ गए कि कौन सा कर्व का इस्तेमाल होता है आय के वितरण को समझने के लिए, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो मुझे यहाँ पर देखना होगा कि आपकी इकोनॉमी में इनकम इक्वलिटी है या इनकम इनइक्वलिटी है। वो हम कौन सी कर्व से देखते हैं, वो हम लाफर कर्व से देखते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाता है ए। अगर हम इसको बनाएं तो लाफर कर्व कुछ इस तरीके की बनती है, ये होती है 45 डिग्री की लाइन ऑफ इक्वलिटी, और एक ये ऐसा कर्व बनता है, ये थोड़ा राउंड शेप कर्व बनता है, ये होता है आपका लाफर कर्व, जो मुझे बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी इनकम इनइक्वलिटी है, आय में कितनी असमानताएं हैं। ठीक है, इसके बाद एफडीआई के लिए स्वचालित मार्ग, मतलब एफडीआई का ऑटोमेटिक रूट, तो इसके लिए आपको सही उत्तर, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। अगर मैं एफडीआई इंडिया में रिसीव करता हूं या फॉरेन से कोई एफडीआई भेजता है इंडिया में, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज के फॉरेन से किसी पर्सन ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट भेजा है, किस तरीके में कि वो यहाँ बिजनेस सेटअप करना चाहता है। ठीक है, उसे बोला जाएगा एफडीआई। तो एफडीआई के चक्कर में ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि आपको एज सच कोई ज़्यादा अप्रूवल नहीं लेने हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन माननी होंगी, बट ज़्यादा अप्रूवल नहीं लेने हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आया, ये आपको एफआईपीबी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, ये ट्रू है। एफआईपीबी इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, दिस इज द बोर्ड। ये आप जो आप सवाल करते हैं इसको, आप इसको कैपिटल मार्केट में भी रख के समझ सकते हैं, या आप इसको फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में भी समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों चैप्टर्स में ये टॉपिक कवर होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का सवाल आया कि आपको ऑटोमेटिक रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईपीबी का अप्रूवल नहीं लेना होता। ये ये रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो इसका अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सही है। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर इज सी सिंपली। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अगर या हम कर भी लें ये सारा, बाय इन्फॉर्मिंग द आरबीआई विद इन 1 month ऑफ ब्रिंगिंग हिज इन्वेस्टमेंट, ये सही है कि अगर एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आई है
तो 1 महीने के अंदर अंदर आरबीआई को बताना होगा, ताकि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देख सके कि मेरे पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है या कम हुआ है। ये जरूरी है, ठीक है। एफआईपीबी और आरबीआई को दोनों को 1 महीने बाद बताना होगा। नहीं, एफआईपीबी के तो अप्रूवल ही नहीं लेना, बाय प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई किसी का भी अप्रूवल नहीं लेना। तो 3 और 4 स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी ऑप्शन पढ़ना शुरू करते, ठीक है, कि 3 और 4 वाली स्टेटमेंट वाला, तो बाय इन्फॉर्मिंग एफआईपीबी एंड आरबीआई, ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, तो भी आप 2 ऑप्शन में से आराम से कर सकते थे। बट ये पता होना ज़्यादा जरूरी था कि आरबीआई को 1 महीने के अंदर अंदर बताना होगा, चाहे एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से क्यों नहीं आ रही। सो द आंसर इज सी हियर, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ियाँ सही मैच है, करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो मेल्ट डाउन, फॉल इन स्टॉक प्राइस, रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट, स्लो डाउन, फॉल इन जीडीपी, ठीक है। मेल्ट डाउन किसे कहा जाता है, रिसेशन किसे कहा जाता है, और स्लो डाउन किसे कहा जाता है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सारे ही करेक्टली मैच्ड है। मेल्ट डाउन वर्ड यूज होता है स्टॉक मार्केट में जब आपके शेयर्स के प्राइस गिर जाते हैं, उसको बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में मेल्ट डाउन आया है, ये करेक्टली मैच है। रिसेशन होता है जब आपके जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आ जाती है, जीडीपी का ग्रोथ रेट नहीं होता, जीडीपी जिस स्पीड पे बढ़ रही थी उस स्पीड पे नहीं बढ़ती है, ठीक है, वो फॉल इन ग्रोथ रेट आ जाता है। और स्लो डाउन होता है जब आपकी जीडीपी ही गिरना शुरू हो जाए। अब मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरी इंडिया की जीडीपी से $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है, और हम नेक्स्ट ईयर कहेंगे इंडिया की जीडीपी $3.9 ट्रिलियन रह गई, तो उसको हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला है, ठीक है। तो तीनों ही करेक्टली मैच्ड है, आंसर इज डी हियर, क्लियर। इसके बाद 10th क्वेश्चन हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम बाजार आयोग फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कौन सी चीज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन देखती है? मुद्रा भविष्य बाजार? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कैपिटल मार्केट में से आने वाला सवाल है, और कैपिटल मार्केट में से भी अगेन गवर्नेंस का सवाल है कि कौन किसको संभालता है, कौन किसको देखता है, क्लियर। तो मुद्रा भविष्य बाजार ये नहीं आएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। करेंसी वाला पार्ट तो फॉरेन एक्सचेंज में गया, तो वो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन नहीं देखेगा, वो आरबीआई देखेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वस्त्रों के लिए भविष्य व्यापार, कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग, वस्त्रों नहीं, यहाँ वस्तुएं लिखना था, यह मिस स्पेलिंग हो गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वस्तुओं के लिए लिखना था, वस्तुओं के लिए भविष्य बाजार। सो द आंसर इज बी हियर, ठीक है। जो कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग होता है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू, अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कुछ सुना है कैपिटल मार्केट में, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू जो कमोडिटीज ट्रेडिंग होता है उसको संभालता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। द आंसर इज बी हियर, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ ये समझिए कि आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। गवर्नेंस टाइप के भी सवाल इकोनॉमी में ही देखने को मिल जाते हैं कि कौन सी एजेंसी किसको संभालती है, कौन सी एजेंसी क्या रिपोर्ट बना रही है। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियां भी आपको ध्यान में रखनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 सवालों के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।